हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने जैसा कि आप लोग जानते हैं पर्यावरण की क्लास 7th की सीरीज़ स्टार्ट की है और 6 चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे 7 और क्लास 7th की ये सीरीज़ है। तो ये देखिए संयोग चैप्टर 7 और क्लास 7। चलिए बिना समय गंवाए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का, बने रहिए और जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से। तो क्या है चैप्टर 7 का नाम क्या है, मानवीय पर्यावरण, जिसमें हम बस्तियाँ पढ़ेंगे। बस्तियाँ क्या होती हैं, परिवहन क्या है, मतलब आवागमन के लिए क्या क्या साधन है, क्या क्या उपयोग करते हैं, है ना। फिर संचार क्या है, तो ये सारी हम डिटेल में देखने वाले हैं और इनकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी जानकारी हम पढ़ेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग कहाँ से हुई है कि अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि जो प्रारंभिक मानव था तो वो भोजन, वस्त्र, आवास के लिए पूर्ण रूप से कहाँ पे प्रकृति पर निर्भर था। प्रारंभिक मानव मतलब आदि मानव के टाइम का समझ लीजिए। जो भोजन भी क्या, तो भोजन वो जो पेड़ में लगे फल फूल थे वो खाता था या फिर जंगली जानवरों का शिकार करता था। वस्त्र भी पत्ते पहनता था। आवास वो गुफाओं में रहता था। तो मतलब पूर्ण रूप से काय पे प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन जैसे ही समय बढ़ते गया तो उसने क्या नए कौशल विकसित किए। और क्या किया उसने, नए कौशल विकसित करके जैसे खाद्य पदार्थों का वो उत्पादन करने लगा। फिर क्या है, अंडरलाइन करती जाती हूँ जिससे आपको आसानी हो। तो खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया, जैसे अब खेती करने लगा है। फिर उसने घर बनाए, फिर आने जाने के लिए उसे यातायात, और जैसे अभी लोग आप बात करते हो ना, तो वो संचार हो गया। मतलब सूचना पहुंचाने का जो साधन है उसको संचार कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने विकास की, है ना। इस प्रकार उसने क्या किया, अपने आवास के वातावरण को अपने क्या बना लिया, अनुकूल बना लिया। मतलब जो उसका रहने का स्थान था तो वो आवास के बात, तो ये यहाँ पे क्या है, आवास के वातावरण मतलब जो रहने का स्थान है, जो उसके आसपास का वातावरण है, तो उसको क्या अनुकूल बनाया। आप देखिए आपका वातावरण अनुकूल है कि नहीं, आप जहाँ रहते हो हर सुख सुविधाएं हैं कि नहीं, मतलब घर है रहने के लिए, वहीं आसपास खेती होती है, नहीं तो बाज़ार है जहाँ से आप लोग खाद्यान्न खरीदते हैं, यातायात की सुविधा है, तो वो मतलब आपके अनुकूल है, आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं है। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये क्या है, बस्तियाँ। तो बस्तियाँ क्या होती हैं, तो वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं वो क्या कहलाती हैं, बस्तियाँ। अब प्रारंभिक मनुष्य तो क्या था, बस्तियाँ तो आपको समझ में आ गया होगा ना। वे स्थान, ऐसे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। तो जहाँ लोग, जैसे आप जहाँ रहते हो वहाँ लोगों ने अपने लिए घर बनाए हैं ना, तो उनको क्या कहेंगे, बस्तियाँ। ठीक है। अब प्रारंभिक मनुष्य तो क्या था कि वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे, और जब उन्होंने फसलें उगाना प्रारंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। पहले तो वो कहीं भी किसी भी पेड़ पे रह लेते थे, और क्या बोलते हैं, गुफा में। पर ये जब से उन्होंने फसलें उगाई तो फिर उनको उनकी जैसे सिंचाई करना है, रखवाली करना है, तो फिर उनको तो स्थायी रहना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई खेती से। फिर बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ। अब क्यों हुआ आप भी सोचिए, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और उसे खेती के लिए जल तो चाहिए है। फिर एवं भूमि भी उपजाऊ थी नदियों के निकट। ठीक है। और व्यापार, वाणिज्य भी निर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ क्या होती गई, बड़ी होती गई। नदी, अब देखिए उसको खेती करना था तो उसको एक स्थायी जगह चाहिए थी, तो स्थायी जगह उसने कहाँ चुनी, नदियों के किनारे। नदियों के किनारे क्यों चुनी, क्योंकि वहाँ पे उसको अपनी जो सिंचाई के लिए और जो उपयोग के लिए जल था वो मिल जाता था, प्लस वहाँ की ज़मीन भी उपजाऊ होती थी तो अधिक उत्पादन होता था। फिर उसी के आसपास क्या हुआ, व्यापार वाणिज्य हुआ, वहीं पे विनिर्माण का विकास हुआ। तो ऐसे ही मानव बस्तियाँ क्या होती गई, बड़ी होती गई, और नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी, जिससे ही क्या हुआ, सभ्यता का विकास हुआ। अब आपने जैसे पढ़ा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता जो भारत से संबंध है, टिग्रिस, ये कहाँ, देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। टिग्रिस की सभ्यता दजला और फरात नदियों के किनारे। नील की सभ्यता नील नदी के किनारे। होंगी की सभ्यता, तो होंगी, ये सारी क्या है, नदियों के किनारे ही विकसित हुई और नदियों के
नाम से ही इनका नाम रखा गया। तो जो भी पुरानी सभ्यताएं थी वो कहाँ हुई, नदियों के किनारे इसलिए विकसित हुई। फिर क्या है कि बस्तियाँ क्या होती हैं, स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। जैसे कि जहाँ घने जंगल होते हैं, गर्म या ठंडे रेगिस्तान हो गए, तो पर्वतीय और जो पर्वतों के निवासी होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, जो मतलब जहाँ पे विषम क्षेत्र होता है, जैसे घने जंगल है और कहीं रेगिस्तान है, गर्म या ठंडे पर्वत है, तो वहाँ के निवासी क्या होते हैं, अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। और क्या होते हैं वो, क्या बोलते हैं, आखेट मतलब होता है शिकार करना, संग्रहण, एकत्रीकरण, और स्थानांतरित कृषि होती है। यहाँ कृषि की, यहाँ मतलब जुताई बुवाई की, फिर दूसरी जगह चले गए। और कुछ जनजातियाँ भी करती हैं, जो क्या करती है, जंगलों को साफ करती है, वहाँ पे कृषि करती है, फिर दूसरी जगह चली जाती हैं। तो इसे क्या ऋतु प्रवास करते हैं, है ना। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। देखो स्थायी, अगर आप पूछें बस्तियां कितने प्रकार की हैं, तो स्थायी और अस्थायी बस्तियां तो हो गई, ठीक है, 2 प्रकार की होती हैं। अब अस्थायी बस्तियों का निर्माण क्यों होता है, जैसे कहीं पे घने जंगल है या फिर विषम क्षेत्र जहाँ पे होते हैं, मतलब गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, फिर प्रवास कर जाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, जैसे ऋतु प्रवास बोला जाता है, मतलब किसी परिस्थिति में वहाँ से प्रवास कर जाना ऋतु प्रवास, मतलब गर्मी के समय पे वो वहाँ से प्रवास कर गए, दूसरी जगह पे चले गए। ठीक है, यद्यपि अधिकांश बस्तियाँ क्या है, आजकल तो अधिकांश बस्तियाँ स्थायी ही हो गई हैं। आपने देखा होगा एक जगह जहाँ घर बन जाता है तो हम फिर मतलब कोई भी वहाँ से नहीं जाता है, फिर तो वो पुश्तैनी हो जाता है। तो इसी हिसाब से समझिए ना। देखते हैं, एक यहाँ पे एक बॉक्स बना था, उसमें भी जानकारी दी गई थी कि वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे क्या कहा जाता है, तो वसाव कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे मतलब भवन या फिर बस्तियाँ क्या होती हैं, विकसित होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वसाव। बोलते हैं ना वसावट है यहाँ पर, मतलब लोग रहते यहाँ पर, तो उसे क्या कहा जाता है, वसाव कहते हैं। अब आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं। अब बसाव, आदर्श बसाव मतलब आदर्श स्थिति कहाँ होगी बसाव के लिए, तो वो क्या है, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए वहाँ की। ठीक है, वहाँ पर जलवायु मतलब ना ज़्यादा गर्मी हो, ना ज़्यादा ठंडी, ना ज़्यादा बारिश। ठीक है, जल की उपलब्धता भी होनी चाहिए वहाँ पर। जल तो मतलब जल ही जीवन है ना, तो जल की उपलब्धता भी हो, वहाँ पर बसाव होगा। उपयुक्त भूमि भी होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। तो ये क्या हो गई, कुछ स्थितियाँ हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कि ऋतु प्रवास क्या होता है। तो ऋतु प्रवास अगर साधारण शब्दों में समझें तो क्या होता है कि जैसे सीज़न होता है, तो यहाँ जो कृषक लोग होते हैं या फिर जो पशुपालक होते हैं, तो कुछ समय ऐसा होता है कि आसपास के क्षेत्रों में जैसे चराई के लिए जो उनके पशु चराई करते हैं वो वहाँ पर रह नहीं जाता है, या सूख जाता है, या फिर जम नहीं पाता है, तो उस कुछ समय के लिए वो क्या, अपने घर से दूर किसी स्थान पर रहने के लिए चले जाते हैं। और फिर जब वो सीज़न चला जाता है, मतलब वो ऋतु चली जाती है, तो वो क्या आ जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास। तो लोगों के मौसमी आवागमन, मतलब मौसम में जो आवागमन होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। लोगों के मौसमी आवागमन को ही क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार क्या करते हैं, नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। क्या मैंने बताया, जैसे कि नए चारागाहों की खोज क्या, मतलब कि उनके जो पशु होते हैं उनको क्या हो, अगर जो घास है या फिर चारा है वो नहीं मिलता है, तो वो दूसरे स्थान पर रहने के लिए चले जाते हैं कुछ महीने के लिए। ठीक है, और वहीं से अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये क्या हो गया, ऋतु, मौसम के अनुसार जो प्रवास हो उसी को क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास। अब एक ले लीजिए, प्रसंग दिए गए हैं आपके इसमें, बहुत ही अच्छा है ताकि लोगों को समझ में आता जाए कि क्या है, अंतर क्या है इस हिसाब से। तो स्टार्ट है कि मैरी नाम की एक लड़की है, उसका जन्मदिन था और केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ एक कोई गुरप्रीत होगी तो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची।
अपने जन्मदिन से रिलेट कीजिए। आप मैरी हो, आपके फ्रेंड का नाम गुरप्रीत है, तो भैया वो गुरप्रीत क्या है, थक गई है, खांस भी रही है, हाँफ भी रही है और पहुंच गई है। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मतलब क्या था, ट्रैफिक जाम था। तो मैरी की माँ जो मिसेस थॉमस थी, तो उन्होंने गुरप्रीत की पीठ थपथपाई और गहरी सांस भरी और क्या बोली, ओह हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा कि शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है। शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा क्या किसने कहा, तो मैरी के पिता जो मिस्टर थॉमस थे उसने कहा। क्या कहा, क्यों है प्रदूषण, क्योंकि शहरों में आबादी बढ़ रही है और दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। अब आबादी रहेगी तो वाहन भी तो यूज़ करेंगे ना, ऐसे पैदल तो जाएंगे नहीं। ठीक है, मैरी के पिता थॉमस जो थे उन्होंने कहा, ये कहा। तो मैरी ने पूछा, तब लोग जो है शहर क्यों आते हैं, मतलब जब इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो क्यों आते हैं। तो मैरी की माँ ने उत्तर दिया कि वे यहाँ क्यों आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं। वहाँ इन्हें क्या मिल जाती है, नौकरी, बेहतर शिक्षा, चिकित्सा सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे, मतलब शहर की ज़मीन तो सीमित है ना, तो कहाँ रहेंगे ये लोग। तो मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में क्या होती है, गंदी बस्तियाँ एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। शहरों में आपने देखा होगा कि कुछ क्षेत्र तो बहुत ही विकसित होते हैं और कुछ बस्तियाँ देखो कितनी गंदी होती हैं, पानी भरा रहता है, जल की सुविधा नहीं रहती है। वो इसी कारण, क्योंकि प्रवासी श्रमिक जाते हैं और वहाँ पे जो रहते हैं तो वहाँ पर उन्हें वो सुख सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। तो फिर मैरी ने मिस्टर थॉमस ने कहा कि यही कारण है कि ये हो रहा है। तो जहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं, शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल या अच्छे अस्पताल तो नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि है और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। पर क्या है कि मेरे दादाजी भी जब बीमार हुए थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। मतलब गांव में ये सारी प्राकृतिक चीज़ें तो है, मतलब घनी बस्ती नहीं है, ज़्यादा प्रदूषण नहीं है, पर वहाँ पर सुख सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है। बहुत सारे गांव में अभी भी क्या होता है, यातायात के लिए कोई साधन नहीं रहते, पैदल लोग चल के आते जाते रहते हैं। और वहाँ पे सुख सुविधा मतलब हॉस्पिटल तो होते ही नहीं है गांव में, शहर के हॉस्पिटल में ही आना पड़ता है। तो इसीलिए लोग क्या होते हैं, गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं। अब ऊपर दिए गए संवाद में आपको तो समझ में आ गया होगा कि गांव और शहर में क्या अंतर है। ठीक है, तो ऊपर दिए गए संवाद में बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ। दो प्रकार देखे हमने, कौन सी, कि ग्रामीण बस्तियाँ और शहरी बस्तियाँ। अब गांव क्या है, अब जो गांव है तो ग्रामीण बस्ती होती है, जहाँ लोग क्या होते हैं, गांव में क्या होते हैं लोग, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया। कृषि तो आप जानते हैं, मत्स्य पालन भी हो गया, वानिकी मतलब वन से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं ना, उनका संरक्षण करना और जो भी उनके संसाधन है उनका उपयोग करना। दस्तकारी मतलब हाथों से जो भी कलाएँ होती हैं, हाथों से जो भी हस्तशिल्प कला होती है ना, वो दस्तकारी कहलाती है। एवं पशुपालन संबंधी कार्यों में कार्य करते हैं। तो गांव के लोग क्या क्या करते हैं, कृषि हो गया, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। अब जो ग्रामीण बस्ती होती हैं वो क्या होती हैं, सघन भी हो सकती हैं और प्रकीर्ण भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रकीर्ण होती हैं, कुछ बस्तियाँ सघन भी होती हैं। सघन बस्तियों में क्या होता है कि घर आसपास होते हैं। ऊपर संवाद में ऐसा है कि सघन नहीं है, पर ऐसा नहीं है, कुछ ग्रामीण बस्तियाँ सघन भी होती हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर क्या होते हैं, दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले रहते हैं। और इस प्रकार की बस्तियाँ मुख्यतः कहाँ पर, तो पहाड़ी क्षेत्र हो गए जहाँ पे, और जहाँ पे घने जंगल या अति विषम जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अभी हम चित्र देखते हैं 7.2 और 7.3। तो ये देखिए, ये क्या है, सघन बस्तियाँ। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक रोड यहाँ से गई है और ये सारी घर देखिए कैसे एक दूसरे से मतलब सट के बने हुए, एक दूसरे के छत में अपन आराम से जा सकते हैं। और यहाँ देखिए ये क्या है, तो प्रकीर्ण बस्ती है। अब यहाँ पे एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है और यहाँ है, तो ये क्या है, देखिए पहाड़ी क्षेत्र है ना।
और क्या बोलते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर पेड़ भी दिख रहे हैं, घने जंगल का क्षेत्र है यहाँ, तो एक घर यहाँ बन गया, एक घर यहाँ बन गया, ऐसा। और जहाँ विषम जलवायु होती है। अब क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। ठीक है, पर्यावरण जैसा होगा उसी के अनुकूल ही घर रहेंगे। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या बनाते हैं कि ढाल वाली छत बनाते हैं। अगर अधिक वर्षा होती है जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या ऐसी ढाल वाली छत बना लेंगे कि वहाँ पर पानी ना रुके। और जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे जल जमाव होता है यहाँ पर, ये है स्टिल्ट पर मकान। तो ये क्या देखिए, इतनी ऊंचाई पर मकान बना दिए गए हैं। तो इस पे ये देखिए, ये जो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर क्या है, लकड़ी का मतलब एक वो नीचे से सपोर्ट देके उसके ऊपर घर बनाए हैं। तो इसको स्टिल्ट पर मकान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नीचे है ना, यहाँ बारिश के समय पानी भर जाता है, तो वो ताकि उनको असुविधा ना हो, इसीलिए। अब तो ये क्या हो गए, मतलब मौसम, जो जलवायु है या फिर मौसम तो नहीं, पर क्या है, पर्यावरण के अनुकूल। हाँ, पर्यावरण के अनुकूल है ये घर। तो यहाँ का जैसे पर्यावरण क्या है, वर्षा होती रहती है, तो ये स्टिल्ट पर मकान बने हैं। अब कहीं पे गर्म जलवायु है तो वहाँ पे कैसे मकान होंगे, ये देखते हैं हम कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार बनाते हैं। ठीक है, और जिनकी छत में क्या रहती है, तो फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री ही यूज़ करते हैं। जो पत्थर होते हैं वो उससे चिकनी मिट्टी हो गई, और जो तृण मतलब घास फूस से ही संबंधित थी, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो वर्षा वाले स्टिल पर मकान, और जो गर्म जलवायु है वहाँ पर मोटी दीवारें बना देंगे, और जो छत क्या हो जाएगी, फूस की। आपने झोपड़ी का जो चित्र देखा होगा ना, यहाँ पर क्या घास फूस की बनती है। तो ये क्या हो गया, गर्मी के टाइम पे ऐसे कर। अब क्या है कि नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियाँ होती हैं। शहर क्या है, बड़ी बस्ती है, नगर क्या है, छोटी। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं। तो जहाँ पर हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ रहते हैं, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में कृषि हो गया, मत्स्य पालन, ये कार्य करते हैं। वहीं पर जो क्या बोलते हैं, नगरीय क्षेत्र के लोग हैं वो निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, व्यापार में और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होते हैं, और जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं वो ज़्यादातर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण कार्य आता है, और तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है, सेवा कार्य आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि परिवहन क्या है। परिवहन क्या है, तो लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। लोगों एवं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो क्या होते हैं, उनके साधन क्या होते हैं, परिवहन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। ठीक है, उस समय लोग क्या होते थे, पैदल ही चलते थे एवं अपने सामान ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। और फिर जब से पहिए की खोज हुई तो परिवहन आसान हो गया, है ना। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का भी विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। कहीं कहीं पे आज भी पशुओं का उपयोग करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मैंने पढ़ दिया, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि पहले जैसे हम कहीं जाते थे तो अब पहले हमारे जो पूर्वज जाते थे तो पैदल जाते थे, फिर बाद में को बैलगाड़ी हो गई, फिर ट्रैक्टर हो गया, उसके बाद बस कार बाद में हुई। पहले तो क्या है कि बैलगाड़ी से जाते थे, या फिर पैदल ही कहीं बहुत दूर दूर जाना हो तो बैलगाड़ी में अपना सारा सामान रख लेते थे, और वहीं पर बीच में रुके और खाना बनाया, फिर अगले दिन निकली। तो ऐसे आवागमन में क्या लगता था, टाइम लगता था। पर फिर क्या है, पहिए का विकास हो गया और धीरे धीरे परिवहन के और साधन का भी विकास हुआ। अब आज क्या है कि हमारे देश में सामान्यतः अगर देखा जाए तो गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है। वहीं अगर दक्षिण अफ्रीका में देखें ना, तो जो एंडीज़ पर्वत के क्षेत्र है वहाँ पर लामा का उपयोग किया जाता है। लामा भी ऊँट के प्रकार का ही रहता है। उसी तरह जो अगर तिब्बत में देखें तो याक का उपयोग किया जाता है। आपने ABCD में वो पढ़ा है ना, वाई फॉर यॉक, तो वही वाला यॉक है।
प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। अब जो व्यापारी आते थे ना, तो बहुत अनेक महीने लग जाते थे, है ना। वे समुद्री मार्ग से या फिर थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा से परिवहन को क्या बना दिया है, और भी द्रुत बना दिया है। मतलब जो हवाई जहाज़ है ना, तो उससे तो अब 5-6 घंटे में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हो। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का ही समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की क्या, दोनों की ही बचत करते हैं, समय की भी और ऊर्जा की भी। और जो पहले आते थे तो वो जलमार्ग से आ रहे हैं और या फिर स्थल मार्ग से आ रहे हैं, तो बहुत ही समय लग जाता था। आजकल तो वायु मार्ग चलने लगा है, तो क्या हो गए हैं, बहुत ही आसान हो गया है। तो ये क्या है, सब परिवहन के साधन है। अब यहाँ पे लिखा है कि परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाएं जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। तो स्कूल आने के लिए आप तो जैसे 7th क्लास की NCERT है, तो 7th क्लास के बच्चे या तो मम्मी पापा छोड़ने आते होंगे या फिर आप लोग साइकिल से जाते होंगे। तो लिस्ट बनाइए आप लोग कैसे जाते हैं। अब परिवहन के जो साधन है कितने हैं, तो 4 मुख्य साधन हैं। पहला सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। ठीक है, ये 4 साधन हो गए। एक तो रोड से, एक रेल से, और जल मार्ग से और वायु मार्ग से। भारत में क्या है कि मैं ये वाला पढ़ रही हूँ। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग है। आपने सुना होगा ना, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। तो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो नेशनल हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग बोला जाता है और राज्य राजमार्ग को स्टेट हाईवे। तो ये क्या है, भारत में बहुत सारे, और भारत में एक्सप्रेस वे का भी निर्माण हो रहा है। और ये एक योजना है स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग। तो इसमें क्या करना है कि जो भारत के 4 महानगर है ना, उनको जोड़ना है। यहाँ पर दिल्ली, यहाँ पर मुंबई, और ये कहेगा चतुर्भुज का निर्माण करेगा। इसलिए इसका नाम भी क्या रखा है, स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलकत्ता, और यहाँ पर हो जाएगा चेन्नई। तो ये क्या बन जाएगा, एक चतुर्भुज। तो एक योजना है। अब देखिए सड़क मार्ग क्या है। तो कम दूरी यातायात से सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग कौन से हैं, सड़क मार्ग है। अगर हमें कम दूरी कहीं जाना है तो ज़्यादातर हम सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं। अब सड़कें क्या क्या होती हैं, तो पक्की भी होती हैं, कच्ची भी हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है, और मरुस्थली हो गए, वन हो गए, ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं, पर उतनी नहीं जितनी मैदानी क्षेत्रों में। हिमालय पर्वत पर मनाली और लेह राजमार्ग विश्व का क्या है, सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या फिर क्या कहते हैं, सबवे कहते हैं। उसी प्रकार फ्लाईओवर भी होते हैं, जो कि क्या, उत्कृष्ट संरचनाओं के ऊपर बने होते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे बताया गया है कि अगर हमें कम दूरी पे जाना हो तो सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं। सड़कें 2 प्रकार की होती हैं, ये कौन सी हो गई, तो ये पक्की सड़क हो गई, और जो इस साइड बनी है ये कौन सी हो गई, कच्ची सड़क हो गई। अब इन्होंने बोला है कि सड़कें तो हर जगह होती हैं, पर क्या होता है, जहाँ पर मैदान होते हैं वहाँ पर सड़कों का निर्माण बहुत अच्छे से हो जाता है, पर जहाँ पे मरुस्थल है या फिर ऊंचे पर्वत है तो वहाँ पर कठिनाई आती है। और जो हमारे हिमालय पर्वत पर जो मनाली और लेह का राजमार्ग है, वो क्या है, विश्व के सबसे ऊंचे क्या बोलते हैं, सड़क मार्गों में से एक है। अब इन्होंने कहा है कि भूमिगत सड़कों को क्या कहते हैं, भूमिगत मार्ग। अब जैसे भूमि है, अब इसके नीचे से अगर कहीं पे ऐसा होता है ना, संरचना रहती, पुलिया के नीचे से निकल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सबवे कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर अगर फ्लाईओवर बना हो, जैसे ऊपर से एक ब्रिज बनता है, हम सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं यहाँ से, फिर घूम के इस साइड पार करते, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लाईओवर कहते हैं। तो हम देखते हैं रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा एक तो तीव्रता से और दूसरा हो गया कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान ढोने का कार्य होता है। रेल मार्ग से क्या सुविधा हुई कि एक तो तीव्र हो गया हमारा सफ़र, जो हमें टाइम लगता था तो तीव्रता आ गई, और
खर्च भी क्या हो गया, कम हो गया। रेल का किराया आप देखते हैं कि कम है, और साथ ही साथ जो भारी सामान होता है उसको ढोने का भी कार्य आसान हो गया, है ना। और पहले तो क्या बना था, वाष्प इंजन की खोज हुई थी। इसके बाद इससे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी ना, उसको भी विस्तार मिला। फिर उसके बाद डीजल एवं विद्युत इंजनों का आविष्कार होता गया। फिर सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की जो गति है ना, वो भी और तीव्र होती गई। अब मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। जहाँ पे मैदान होता है वहाँ पर आसानी रहती है सड़क या रेल मार्ग बनाने के लिए। और तो यहाँ पे यही लिखा है कि मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल क्या हो गया, व्यापक रूप से फैला है। वहीं उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में बन रही है क्योंकि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, पर क्या होती है, थोड़ी सी तो दिक्कत आती है। लेकिन इनकी संख्या क्या होती है, काफ़ी कम होती है। कहाँ पर, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होता है या दुर्गम क्षेत्र होता है। उसे भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया का सबसे बड़ा है। जो भारतीय रेलवे है ना, वो सबसे बड़ा है। यहाँ पर एक दिया गया है कि जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी है, तो वो कितनी ऊंचाई पर है, 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। जिसका सबसे ऊंचा बिंदु, मतलब जो और सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, तो 5000 पर पहुंच जाती है। तो ये कहाँ की, चीन में है ना, जायनिंग। तो वहाँ की स्थिति बताई गई है। ठीक है। आज का मैं फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर होने लगेंगे। और नेक्स्ट पार्ट मैं कल डाल दूँगी। तो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा। और पढ़ते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।